हाय गाइस, अगर आप में से अगर कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सो दैट मुझे मालूम चल जाए कि आप में से कौन कौन देख रहा है। अभी सिर्फ 4 लोगों ने ज्वाइन किया है, सो लेट अस वेट कि कुछ और लोग भी जुड़ जाएं। कुछ और लोग जुड़ जाएंगे तो आई विल स्टार्ट। हाय अमिया, जस्ट हेलो हेलो रमन। अजीत भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं। सो मेरा जो आप जैसा आप सभी जानते हैं कि फेसबुक लाइव मैं करता नहीं हूँ नॉर्मली, और आज कर रहा हूँ। उसका एक रीज़न है कि अभी मैं सो के उठा तो मालूम चला कि वेस्ट दिल्ली में भी कुछ घटनाएं हो रही हैं। तो कल मैं और अजीत भाई हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे, और उस डिस्कशन में भी हम लोगों ने मतलब अजीत भाई ने एक सवाल किया, उसके जवाब में भी मैंने यही कहा था कि ये जो पूरा जो दिल्ली में चल रहा है इसको कम्युनल या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बता करके जिस तरह से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, कोई कम्युनल टेंशन नहीं है। कम्युनल टेंशन होती है, 1-2 दिन होती है, धारा 144 लगती है और चीज़ें बैक टू नॉर्मल चली जाती हैं। उससे इस बारे में मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं एक क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने दोपहर में ही सोचा था कि मैं हो सकता है कि शाम को मैं लाइव मुझे करना चाहिए। वो इशू ये था कि हमारे यहाँ हम लोग कुछ पोस्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो इंटेलेक्चुअल्स या जो मिडिल क्लास के भी लोग हैं जिनको जो एस्पायर करते हैं इंटेलेक्चुअल बनने के लिए, उनको वो ये कहने आ जाते हैं कि भाई आप हर बात में पाकिस्तान को लेकर डिस्कशन क्यों करते हैं। मेरे घर के सामने की रोड खराब है, हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की वो हिंदू मुसलमान करके थोड़ी सॉल्व हो जाती हैं, या हमारे घर की जो बेसिक समस्याएं हैं वो इंडिया पाकिस्तान करके थोड़ी सॉल्व हो जाती हैं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार जो है ना, वो सबसे बड़ा होता है। आप बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब उसके बाद में आती हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आप एक घर के सामने की जो सड़क खराब है वो सबसे बड़ी समस्या है, तो हो सकता है आपके लिए हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मानसिक रूप से बीमार हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अमेरिका में 3000 लोग मरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। अमेरिका ने आधा मिडिल ईस्ट उड़ा दिया, लाखों लोग मार दिए, और आज के दिन में भी अमेरिका में जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो डिस्कस होता है वहां की मीडिया पे, चाहे वो लेफ्ट विंग मीडिया हो चाहे राइट विंग मीडिया हो, वो अफगानिस्तान होता है। जबकि सिर्फ 3000 अमेरिकी मरे थे वहां पे। और अमेरिकन जो इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान में, उन सबको अगर उनकी भी कैजुअलिटीज वगैरह आप ले लें तो 25-30 हजार के ऊपर उनके नंबर्स नहीं जाते। आपके 75,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जिसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक देश है, सिर्फ एक विचारधारा है, और आप उसके बारे में भी आप बात नहीं करना चाहते। आपको लगता है आपके घर के सामने की जो सड़क है वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है आपके लिए। तो आप खुद कंपैरिजन कर लें कि आप कहां स्टैंड करते हैं। जो अमेरिकन नैरेटिव है जहां से आप ये सारी विचारधारा सोर्स करते हैं, लिबरलिज्म की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, बेसिक ह्यूमन राइट्स की, वहां पे भी जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ा इशू है उनके लिए, वो अफगानिस्तान है। वो उनके घर के सामने की रोड और अमेरिकन इकोनॉमी नहीं है। आप राइट टू लाइफ को आप इतने हल्के में क्यों लेते हैं? आपके एक आम हिंदुस्तानी की जान आपके लिए मैटर क्यों नहीं करती है? मेरा ये सवाल है। एक अमेरिकन मरता है तो अमेरिका पूरी दुनिया में घूमता है, कहता है कि अगर मेरे यहाँ का चोर भी होगा तो उसको मैं पकड़ के मैं सजा दूंगा, चाहे उसने चोरी चाइना में ही क्यों ना की हो या उसने चोरी ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों ना की हो। तो आप अपने जो फेलो इंडियंस हैं उनको, उनकी जान को रिस्पेक्ट देना आप कब शुरू करेंगे? मेरा ये सवाल है आपसे। तो मुझे जब आप आकर ये बोलते हैं कि हमें इन मुद्दों पे बात नहीं करनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के और हिंदू मुसलमान के, तो उससे पहले जरा आप ये भी सोच लें कि आपने अपने कितने फेलो इंडियंस की, अपने साथियों की आपने जान गंवाई है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे
अंकित शर्मा की डेथ, कहते हैं कम्युनल राइट्स हुए थे, कम्युनल राइट्स में अंकित शर्मा की मौत हो गई। अंकित शर्मा एक आईबी का एम्प्लॉय था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। आप सभी को मैं बता दूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, बहुत से लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिसर्स होते हैं या जो भी उनके एम्प्लॉयज होते हैं, वो वर्दी नहीं पहनते, वो वेपन नहीं कैरी करते, उनके पास कोई गन नहीं होती। वो सिविलियन एरियाज में रहते हैं, सिविल कपड़े पहनते हैं और सिविलियंस की तरह घूमते हैं। उनका काम सिर्फ ऑब्जर्व करना और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिपोर्ट करना होता है। इंडिया में जितनी भी ये टेररिस्ट अटैक्स जितने भी बस्ट होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंटेलिजेंस ब्यूरो का होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ही बताते हैं कि कुछ संदिग्ध लोग किस एरिया में देखे जा रहे हैं, उसके ऊपर पुलिस अपना फॉलोअप करती है और फिर कार्रवाई करती है। आखिर जिन लोगों ने अंकित शर्मा को मारा, उन्होंने अंकित शर्मा को क्यों मारा और इतने ग्रूसम, इतने निर्मम तरीके से क्यों मारा कि 400 बार उसको चाकू मारा गया, 400 बार से ज्यादा, मतलब, और 6 लोगों ने मिलकर मारा। सबसे बड़ी चीज, एक इकलौते आदमी को, और 4 घंटे तक मारते रहे। देखिए, इतने बर्बर तरीके से आप किसी को तब मारते हैं जब उसकी 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली कि आपकी कोई जाति दुश्मनी हो। अगर आपकी कोई जाति दुश्मनी है तो आप किसी को इस निर्मम तरीके से मारते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है, दूसरा रीजन ये हो सकता है किसी को इतने ग्रुसम तरीके से मारने का कि भाई आप साइकोपैथ हो, मानसिक रूप से बीमार जो इंसान होता है वो किसी को इतने बर्बर तरीके से मार सकता है। तीसरी संभावना ये है कि आपको कोई मैसेजिंग करनी हो, आपको कोई संदेश देना हो। आईसिस हुई, पाकिस्तान आर्मी हुई, या इस तरह की जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस बर्बर तरीके से लोगों को मारती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें संदेश देना होता है, उन्हें एक डर पैदा करना होता है अपने दुश्मन के दिल में। उन्हें यह बताना होता है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं या आप हमसे दूर नहीं रहते हैं तो हम आपके साथ ये काम करेंगे, हम आपको इतनी बर्बर तरीके से मारेंगे कि आपकी रूह कांप जाएगी। तो आईबी के ऑफिसर्स को ही क्यों मारा? मैं आपको 90 की दहाई में ले जाना चाहता हूँ। 90 की दहाई में, लेट 80s में, 89-90 में, जब कश्मीरी पंडितों का जनसंहार शुरू हुआ कश्मीर वैली में, तो वहां सबसे पहले जब मारना शुरू किया वहां के आतंकवादियों ने, सबसे पहले आईबी के एम्प्लॉयज को मारना शुरू किया, जो कि आईबी के एम्प्लॉयज थे वहां पे वैली के अंदर। उनकी टारगेटेड किलिंग शुरू हुई। उस समय वहां स्टेशन चीफ थे रॉ के पूर्व प्रमुख AS दुलत, जो काफी कंट्रोवर्शियल चीफ भी रहे हैं। तो अब मुझे ये कोई बताए कि ये पैटर्न सेम क्यों है। वहां भी सबसे पहले सबसे निर्मम हत्याएं जो है वो आईबी चीफ, अपना आईबी ऑफिसर्स की हुई, और यहाँ पे भी एक आईबी ऑफिसर को इतने निर्मम तरीके से मारा गया। उसका रीजन एक है, उसका रीजन ये है कि जो आईबी के अधिकारी होते हैं वो स्टेट की आंख, नाक और कान होते हैं। एक्चुअली में किसी भी गवर्नमेंट को या होम मिनिस्ट्री को कैसे मालूम चलता है कि दिल्ली के किसी एरिया में एक टेररिस्ट, 4 टेररिस्ट किसी घर में रह रहे हैं, या कहीं पे कोई संदिग्ध घटनाएं हो सकती हैं, या वहां पे कुछ गतिविधियां हो रही हैं। ये सारी की सारी आईबी के ही अधिकारी सूचित करते हैं, क्योंकि वो सिविलियन एरियाज में सिविलियंस के साथ घुल मिल के रहते हैं। पता नहीं चलता है, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है, लोगों को मालूम नहीं होता है। आखिर ये अंकित के पड़ोसियों को कैसे मालूम चला कि ये आईबी का एम्प्लॉई है? उसका एक ही रीजन हो सकता है, वो भी ताहिर हुसैन को कैसे, या ताहिर हुसैन के जो साथी थे उनको कैसे मालूम चला? कहीं ना कहीं ये काउंटर इंटेलिजेंस का काम है। आपकी जो दुश्मन एजेंसियां होती हैं उनके पास ही इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कहां पे क्या कर रहा है। तो अगर कोई मुझे ये पाठ पढ़ाता है कि ये दंगे हैं, हिंदू विरोधी हो या मुस्लिम विरोधी हो, ये दंगे नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत अगर आपने कश्मीर में 370 हटा दिया है, 35 से हटा दिया है, एक पूरी जो इंडस्ट्री थी, जिस इंडस्ट्री के बेनिफिशियरीज श्रीनगर से लेकर के नई दिल्ली तक फैले हुए थे, उनकी इंडस्ट्री बंद हुई है। यहाँ दिल्ली से लोग जाते थे, पाकिस्तान हाई कमीशन, वहां पे हफ्ता वसूलते थे, उनको उनकी जो पारिश्रमिक है वो मिलता था। तो अब वो पैसे बंद हो गए हैं। आपको कैसा लगता है कि वो इस चीज को हो जाने देंगे? एक शाहीन बाग नहीं, 1000 शाहीन बाग करना होगा वो करेंगे।
और एक अंकित मिश्रा नहीं, 1000 अंकित मिश्रा की अगर शहादत देनी होगी तो वो आपसे लेंगे, लेकिन वो उनकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो उन्होंने 70 साल में मेहनत करके जो बनाई थी, वो उसको डिसमेंटल नहीं होने देंगे। तो इसको कम्युनल राइट्स का नाम दे करके कि ये सांप्रदायिक है या लॉ एंड ऑर्डर इशू है, ये लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में रिजॉल्व कर लिए जाते हैं। पुलिस इतनी सक्षम होती है। पुलिस कब सक्षम नहीं होती है? जब या तो कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हो या कोई बाहरी हस्तक्षेप हो। तो मैं ये मानता हूं कि ये 100% बाहरी हस्तक्षेप है। ये इतने सबूत हैं, और किसी के मन में अगर थोड़ी सी भी शंका रही होगी कि इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, तो कम से कम अंकित की जो हत्या हुई उसके बाद ये जो डाउट है ये क्लियर हो जाना चाहिए था। अब अगले मुद्दे पे आते हैं कि ऐसा हुआ कैसे, ये चीज यहां तक आई कैसे। देखिए, कोई भी चीज एकदम से नहीं होती है, उसकी तैयारी होती है, उसके पीछे काफी मेहनत होती है। आप घर में पानी उबालते हैं तो जब उबलता है पानी तो आप उसका तापमान कैसे टेस्ट करते हैं? अपनी उंगली डाल के आप उसको उबालते हैं। 2 मिनट बाद आप थोड़ी सी उंगली डालते हैं, कितना गर्म हुआ। फिर 2 मिनट बाद फिर थोड़ी सी उंगली डालते हैं कि अब कितना गर्म हुआ। उसी तरीके से शाहीन बाग में जिस तरह से चीजें चल रही थी, वो पानी गर्म कितना हुआ है इस चीज की जांच हो रही थी। सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है कि शर्जील इमाम बोलता है कि हम आसाम को काट के अलग कर देंगे। वो एक बार टेस्ट किया गया कि कितना गर्म, इस पे क्या रिएक्शन आता है। फिर उसके बाद माँ काली का पोस्टर बना करके उनको बुर्का पहना दिया गया कि देखते हैं अब क्या रिएक्शन आता है, कितना पानी गर्म है। फिर थोड़ी देर बाद क्या किया गया कि स्वास्तिक को डेसिक्रेट किया गया, उसको झाड़ू से मारते हुए दिखाया गया, अब क्या रिएक्शन आता है। फिर पानी टेस्ट किया गया, कितना गर्म हुआ है। तो इस तरह से एक एक करके आपका पेशेंस पिछले 70 दिन से टेस्ट किया जा रहा है। जब आपने रिएक्शन नहीं दिया तो अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब हम इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। जब आपने ये कहा कि अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हम जाफराबाद और मुस्तफाबाद जैसे इलाकों को हम अगला शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, और एक बीजेपी का लीडर जाके कहता है पुलिस से कि आप इसको खाली कराइए वरना हम खाली कराएंगे, तो क्या होता है? बैकलैश। यानी कि आप 70 दिन तक हेट स्पीच देंगे, हम 70 दिन तक हेट स्पीच देंगे, हम आपके देवी देवताओं को डेसिक्रेट करेंगे, हम उनको मॉक करेंगे या सब कुछ करेंगे, और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक भी आपका बंदा आकर के ये कहता है कि सड़क खाली करो, अगर पुलिस नहीं कराएगी तो हम कराएंगे, तो हम आधी दिल्ली जला देंगे। यानी कि टॉलरेट करने की, बर्दाश्त करने की जिम्मेदारी अकेले आपकी है, हमारी नहीं है। हम नहीं टॉलरेट करेंगे। हम जो करेंगे आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, वो चाहे सेक्युलरिज्म के नाम पे टॉलरेट करना पड़े, चाहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे टॉलरेट करना पड़े, चाहे जिस भी नाम पे टॉलरेट करना पड़े, टॉलरेट आप करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये कोई आज की बात नहीं। ना अंकित के साथ जो बर्बरता हुई वो आज की बात है, ना जो आज तमाशा चल रहा है वो आज की बात है। 1947 में इस देश का बंटवारा हो चुका है, 70 साल पुरानी बात है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। उनको ये चीज पता है कि आप डरते हैं, मोल भाव करते हैं, कुछ 2-4 पैसे दे लेकर के पिंड छुड़ाना चाहते हैं, और वो एक दिन ऐसा ही करते करते आपका पिंड लेकर निपट जाएगा, और आप निपटते आ रहे हैं, आप भी एक दिन निपट जाएंगे। ये देश, इसकी बाउंड्रीज अफगानिस्तान से शुरू होती थी और इंडोनेशिया तक जाती थी। मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही लोग फेसबुक पे लिखते रहते हैं, फेसबुक पे पोस्ट डालते रहते हैं। 70 साल पहले, मात्र 70 साल पहले ईरान आपका पड़ोसी था। आज पश्चिम में आपके पास आधा पंजाब है, पूरब में आधा बंगाल है, और उत्तर में आधा कश्मीर है। यहां तक सिमट चुके हैं आप। और इसी अगर आप गति से चलते रहेंगे और इसी गिल्ट के एटीट्यूड को अपने साथ रखेंगे, इतने कुंठित भाव से अगर आप अपने ही देश में जिएंगे कि अगर मैं ये बोलूंगा तो कहीं किसी उनको बुरा ना लग जाए, या कभी मैं ये बोलूंगा तो कहीं उनको बुरा ना लग जाए, तो ऐसे निपटते आ रहे हैं, वैसे एक दिन आप निपट जाएंगे। और एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूं, 1400 साल का इतिहास उठा के पढ़ लीजिए।
तैमूर से लेकर के वो लोधी, बाबर, गजनवी, गोरी, कासिम, मतलब अकबर जो बहुत सेक्युलर था, जरा इनका इतिहास खोल के कभी पढ़े तो सही। अंकित के साथ जो बर्बरता हुई है ये क्या आज की है? तैमूर ने हर एक मील पे, जो मील का पत्थर होता है, उसकी जगह पे हिंदुओं के सिर के मीनार बनाए थे, ये बताने के लिए कि ये मील का पत्थर है, आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है, ये दिखाने के लिए। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप इन बातों को नहीं बोलना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ये बातें कॉम्युनल हैं। इजराइल में जूज कभी इस चीज को हेजिटेट नहीं करते, उन्होंने मेमोरियल बनाया हुआ है होलोकॉस्ट का। आप मेमोरियल छोड़िए, आप अपने ही जनसंहार की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने खुद के, अपने पूर्वजों के जनसंहार की अगर चर्चा करेंगे तो आप सांप्रदायिक कह दिए जाएंगे, और सांप्रदायिक कहने वाला भी हिंदू होगा, और उससे कुंठित होने वाला भी हिंदू होगा। तो आप निर्णय कीजिए कि ये जो चल रहा है दिल्ली में, ये सांप्रदायिक दंगा है या बाहर की साजिश है या आपकी और हमारी कमजोरी है। ये सारी की सारी बातें आपको डिसाइड करनी है, आप करें। और मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे इस समाज से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिसने भी भारत का इतिहास पढ़ा है वो कभी भी भारत में रहने वाले, ये जो हमारा हम और आप हैं, एक दूसरे से कोई उम्मीद कभी नहीं रख सकता है। तो बस इतना ही कहना था मुझे, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। कभी कभी आईना देख लेना चाहिए और हकीकत को एडमिट कर लेना चाहिए। तो आपकी इच्छा है, आप जाने, आपका काम जाने। जय हिंद।